डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बंगाल में बीजेपी ने खोला वादों का पिटारा। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी का घोषणा पत्र यानी भरोसे का पत्र किया जारी। महिलाओं को 3,000 महीना, युवा बेरोजगारों को 3,000 महीना की मदद, पहले 6 महीने में यूसीसी लागू करना और सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में 7वां वेतनमान देने की घोषणा। बंगाल चुनाव से पहले हुमायूं कबीर को तगड़ा झटका। ओवैसी ने हुमायूं कबीर की पार्टी को तोड़ा गठबंधन। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी एमआईएम। हुमायूं कबीर पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप। आज से नीतीश कुमार की संसदीय पारी शुरू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के रूप में ली शपथ। राज्यसभा सभापति राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। नीतीश कुमार के बाद कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री, इस पर सस्पेंस जारी। यूपी में एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी। प्रदेश में 13.39 करोड़ मतदाता दर्ज। ड्राफ्ट सूची से 84 लाख से अधिक मतदाता बढ़े। प्रयागराज, लखनऊ और बरेली में सबसे ज्यादा वृद्धि। छूटे नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरने की अपील। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी का घोषणा पत्र यानी कि भरोसे का पत्र जारी किया है। इसमें महिलाओं को 3,000 महीना, युवा बेरोजगारों को 3,000 महीना की मदद, पहले 6 महीने में यूसीसी लागू करना और सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में 7वां वेतनमान देने की घोषणा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पत्र जारी करते हुए कहा कि बंगाल की जनता के लिए पिछले 15 साल बुरे सपने के जैसे रहे हैं। ममता घुसपैठियों के जरिए तीसरी बार सीएम बनी है। हम घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेंगे। राज्य में 2 फेज में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। रिजल्ट 4 मई को आएगा। मोदी सरकार प्रयास कर रही है लेकिन बंगाल सरकार बाढ़ लगाने के लिए जमीन नहीं दे रही है। हम नदी नालों की पेट्रोलिंग की वैज्ञानिक व्यवस्था करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वादों का पिटारा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने इसे भरोसे का पत्र नाम दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र को पार्टी ने भरोसे पत्र नाम दिया है। इसमें महिलाओं से लेकर युवाओं तक प्रमुख वोटर वर्ग के लिए नकदी के वादे किए गए हैं। वहीं सरकारी जमीन से कब्जे 200 दिन से हटाए जाएंगे। वैज्ञानिक कार्यक्रम बनाकर घुसपैठियों को हटाने का काम करेंगे। सिंडिकेट को खत्म करके उद्योग लगाने वालों को पहले 100 दिन में मदद मुहैया कराएंगे। राज्य में 4 मई इंडस्ट्रियल टाउनशिप बसाई जाएंगी। हल्दिया पोर्ट का डेवलपमेंट किया जाएगा। एमएसएमई के लिए बंगाल सरकार निगम बनाकर मदद करेगी। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करेंगे। देश भर से बंगाल की सीमा गौ तस्करी का एक प्रमुख जरिया बनी है। हम बंगाल की सीमाओं को घुसपैठ के लिए तो सील करेंगे ही करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि एक भी गौ माता की तस्करी बंगाल के माध्यम से भारत के बाहर न हो। इसको कठोरता के साथ हम सुनिश्चित करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। हुमायूं कबीर एक कथित वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मचे बवाल के बाद ओवैसी ने यह फैसला लिया है। एआईएमआईएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हुमायूं कबीर के खुलासे ने बंगाल के मुसलमानों की असुरक्षा को उजागर किया है।
AIMIM ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं कर सकती जिससे मुसलमानों की गरिमा पर सवाल उठे। आज से AIMIM ने कबीर की पार्टी से अपना गठबंधन वापस ले लिया है। बंगाल के मुसलमान सबसे गरीब, उपेक्षित और शोषित समुदाय से एक है। दशकों से धर्मनिरपेक्ष शासन के बावजूद उनके लिए कुछ नहीं किया गया। किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने के संबंध में पार्टी की नीति यही है कि हाशिए पर पड़े समुदाय को एक स्वतंत्र राजनीतिक आवाज मिले। हम बंगाल चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे और आगे किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। दरअसल हुमायूं कबीर का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने पर गुरुवार को पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विवाद छिड़ गया। वीडियो में वह भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से संबंध होने और विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने के प्रयासों का कथित तौर पर दावा करते नजर आए हैं। टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में इसे शेयर किया और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और पीएमओ के साथ कबीर की कथित नजदीकी के दावों की ईडी ने जांच की मांग की है। वीडियो में कबीर को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा रहा है कि वह बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और वह शुभेंदु अधिकारी सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं के संपर्क में है। पिछले साल के अंत में तृणमूल से निलंबित किए जाने के कुछ दिनों बाद आम जनता उद्यान पार्टी की स्थापना करने वाले कबीर के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने पीएमओ से संपर्क किया था और उन्हें भाजपा शासित अन्य राज्यों के नेताओं के साथ तालमेल बिठाने की सलाह दी गई थी। वीडियो में कथित तौर पर कबीर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी रणनीति सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से अल्पसंख्यक वोटों को अपने पक्ष में करने के इर्द गिर्द केंद्रित है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस तरह के बदलाव से भाजपा को चुनावी रूप से फायदा हो सकता है। उन्होंने कथित तौर पर इस रणनीति को भी निर्वाचन क्षेत्रों में लागू करने के लिए करोड़ों रुपए की आवश्यकता का उल्लेख किया है। पूरा स्टेट का मुसलमान का सपोर्ट मिल रहा है। देखिए ना, 6 दिसंबर फ्राइडे था, वो फ्राइडे में मैं लीम रखा गया, तो लीम रखने के बाद जो फ्राइडे सैटरडे था, तो मैं 6 दिन बाद फर्स्ट जो जुम्मा है, आज जुम्मा हुआ, तो जो जुम्मा आया तो किसी को ऐलान नहीं किया, किसी को नहीं बुलाया। खुद 1 लाख लोग सारा स्टेट से मुसलमान लोग आ गया वहाँ जुम्मा के नमाज पढ़ने के लिए। उनका घर घर अच्छा मार्बल दे के मस्जिद है, वो मस्जिद छोड़ के यहाँ चला रहा है। इतना इमोशनल आया इनको ऊपर। बिहार की सियासत के लिए आज का दिन एक बड़े और ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बना है। लंबे समय तक सूबे की कमान संभालने वाले नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन उन्हें उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। शपथ लेने से पहले नीतीश कुमार ने संसद भवन में राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसी के साथ नीतीश उन चुनिंदा नेताओं की सूची में शामिल हो गए जो चारों सदन यानी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के साथ ही बिहार में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस गहरा हो गया है। इस बीच नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण से पहले पटना स्थित बीजेपी दफ्तर के बाहर सम्राट चौधरी को बिहार का नया सीएम घोषित करने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों से कुछ को पार्टी दफ्तर के कर्मचारियों ने हटा दिया, जिन पर वाल्मीकि समाज का नाम लिखा था। 14 अप्रैल को एनडीए विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग सकती है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद 30 मार्च को ही बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार शपथ लेने के बाद जल्द ही मुख्यमंत्री पद भी छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में बनने वाली अगली एनडीए सरकार पिछले 20 सालों से चल रहे नीतीश मॉडल पर ही काम करेगी। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूँ।
आपका नमन सर, प्रणाम सर। ये साइन। अजीत पवार के पुत्र पार्थ पवार ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। इस अवसर पर साथ ही उनके राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। पार्थ पवार उनके परिवार से मिले राजनीतिक संस्कार और जनसेवा की प्रेरणा को उनकी सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि वे अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में एनसीपी को और मजबूती मिलेगी। आने वाले समय में पार्थ पवार से जनहित के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने और आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की अपेक्षा की जा रही है। राज्यसभा सांसद की शपथ लेने के बाद अब बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है। उधर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। तेजस्वी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में अपराध चरम सीमा पर है और डबल इंजन की सरकार में किसानों, पेंशन भोगियों और सरकारी कर्मचारियों की स्थिति खराब है। उन्होंने कहा कि ओला गिरने से फसल की नुकसान हुई है, लेकिन सरकार ने कोई सहायता नहीं दी है। पेंशन की स्थिति भी वही है और कई सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। तेजस्वी ने यह भी कहा कि उनकी अपनी वेतन भी अभी तक नहीं मिली है, जो उनकी सरकार के प्रति नाराजगी को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिडवा ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश में अब कुल 13,39,84,792 मतदाता दर्ज किए गए हैं। यह प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होकर करीब 5.5 महीने तक चली, जिसके बाद यह फाइनल सूची तैयार की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक 6 जनवरी को जारी ड्राफ्ट सूची में 12,55,00,000 मतदाता थे, जबकि अंतिम सूची में 84 लाख से अधिक मतदाता बढ़े हैं। प्रदेश में पुरुष मतदाताओं की संख्या करीब 54.54% है, जबकि महिला मतदाता 45.46% है। वहीं तृतीय लिंग के मतदाताओं की संख्या 4,000 से अधिक दर्ज की गई है। जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रयागराज में सबसे ज्यादा 3.29 लाख मतदाता बढ़े हैं। इसके अलावा लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद और जौनपुर में भी वृद्धि बड़ी दर्ज की गई है। निर्वाचन विभाग ने अपील की है कि जिन लोगों के नाम सूची में छूट गए हैं वे फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। 2026 से 2 महीने का समय दावे और आपत्तियों के लिए दिया गया, 6 मार्च 2026 तक, और उसके बाद 6 जनवरी से लगभग 3,26,00,000 ऐसे मतदाताओं को नोटिस भी जारी किए गए जिन्होंने गणना चरण में अपना गणना प्रपत्र भरा था, लेकिन पिछले विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अंतिम मतदाता सूची से उनका अथवा उनके परिवार का सही से मिलान नहीं हो पाया था। इन सब नोटिसेस की सुनवाई की गई पूरी, और आज 10 अप्रैल को हम अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर रहे हैं। चुनाव आयोग का काम ये होता है कि इस देश में रहने वाले वो सभी लोग जो मत का अधिकार रखते हैं उनको मतदान करने का अधिकार दिया जाए, और ये संविधान भी शक्ति देता है। लेकिन स्वतंत्र भारत में ये पहली बार हो रहा है कि नागरिकों को खुद अपने मताधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है, और चुनाव आयोग की एक अजीब सी जो एसआईआर चल रही है उसके तहत उनको खुद अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर कोई आदमी जरा सा भी चूक जाए तो उसका मत का अधिकार छीन लेंगे। ये कैसा चुनाव आयोग है? झारखंड में ट्रेजरी घोटाले को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश भाजपा का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते कल प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही के बाद आज रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में भाजपा के प्रवक्ता अजय शाह ने इस मामले पर जमकर आक्रोश जाहिर किया है। दरअसल बोकारो के बाद हजारीबाग ट्रेजरी से 8 वर्षों में 15 करोड़ से अधिक रुपए की अवैध ट्रांजैक्शन का ताजा मामला उजागर हुआ है, जिसके तहत अवैध निकासी में संलिप्त बताए जा रहे 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो वहीं इस मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीबीआई या अन्य एजेंसियों द्वारा जांच कराने की मांग रख दी है। जो कौशल पांडे को जो ये सर्टिफिकेट दिया है ये पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दिया, तो कम से कम ये तो हम कह सकते हैं कि अनुराग गुप्ता की भूमिका पर संदिग्ध है।
अब इस आदमी ने कई डीजीपी के अंडर काम किया, ये सिर्फ बोकारो पर हजारीबाग था, हजारीबाग में यही हुआ। इसका पूरा एक रैकेट है जो कि हजारीबाग, गढ़वा, साहिबगंज, अभी तो चाईबासा बाकी है, जमशेदपुर बाकी है। यानी आप कॉमन सेंस लगाइए कि हम उस राज्य में हैं जहां पर पुलिस कांस्टेबल रिटायर कर जाते हैं और रिटायरमेंट के बाद सालों साल तक उनके नाम की सैलरी जो उठा के कोई और खा रहा है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, वो भी इस जगह पे जहां पर कई लोगों की सैलरी महीनों सालों से बाकी है, वहां पर फर्जी नाम पर सैलरी उठाया जा रहा है। यह कॉमन सेंस को तो पास नहीं करता। इसीलिए पीएजी ने भी इस लेटर को सीक्रेटली डायरेक्ट किसको लिखा, फिनेंस सेक्रेटरी को। जहां अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मार्केटिंग यार्ड गेट नंबर 2 के समीप गुरुवार सुबह एक मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। सत्तू बेच रहे एक युवक ने ऑटो चालक पर चाकू से हमला कर दिया, उसकी गर्दन काट दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दोनों ही मौतें बेहद क्रूर तरीके से हुई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी के अनुसार सुबह करीब 10 बजे मार्केटिंग यार्ड गेट नंबर 2 पर सत्तू बेच रहे युवक से ऑटो चालक ने कुछ कहा, जिसे लेकर दोनों के बीच तीखा विवाद हो गया। गुस्साए सत्तू विक्रेता ने अचानक चाकू निकालकर ऑटो चालक पर हमला बोल दिया और उसकी गर्दन से धड़ अलग कर दिया। इस जघन्य घटना की खबर फैलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। आक्रोशित लोगों ने सत्तू दुकानदार आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा और उसे मौत के घाट उतार दिया। वही घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल छा गया। गुस्साए लोगों ने सुभाष चौक के समीप सड़क जाम कर दिया और आगजनी भी की। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पहुंच गए। पुलिस ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू कर दी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार साहा ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस बल कैंप कर स्थिति पर नजर रखे हुए है। आज सुबह में एक बहुत दुखद घटना वहाँ पे हुई। वहाँ पर नबी हुसैन करके एक व्यक्ति हैं जो पिकअप ड्राइवर थे। उनका जो झड़प है वो रवि चौहान करके एक व्यक्ति है जो सत्तू वहाँ पर बेचता है। तो उन दोनों में सुबह में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और जो चाकू है जिसको कि बरामद भी किया गया है, उसके द्वारा जो है निर्मम उनकी जो है हत्या की जाती है। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव से एक बेहद हृदय विदारक मामला सामने आया है, जहां पति द्वारा पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने के बाद शुरू हुआ विवाद आखिरकार एक दुखद अंत पर पहुंच गया। पंचायत में मामला सुलझाने की कोशिश हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला और अंततः नवविवाहिता ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका की पहचान लाडो खातून के रूप में हुई है, जिसकी शादी करीब 10 महीने पहले बौसी थाना अंतर्गत कैरी शरीफ निवासी मोहम्मद हासिब से हुई थी। हासिब पेशे से बिजली मिस्त्री है और काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहता था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान लाडो की बातचीत फोन के द्वारा अपने मायके के पास रहने वाले गुरफान नामक युवक से शुरू हुई, जो धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। लाडो अपने पति के साथ 7 दिन पहले मायके आई और घटना वाले दिन बुधवार को हासिब किसी काम से बाजार चला गया। इसी बीच गुरफान घर पहुंच गया। जब हासिब वापस लौटा तो उसने दोनों को कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इस पर विवाद बढ़ गया और आरोप है कि गुरफान ने अपने कुछ साथियों को बुलाकर हसीब के साथ मारपीट भी की। हंगामे की सूचना पर गांव में भीड़ जुट गई और मामला पंचायत तक पहुंचा। देर शाम रात तक चली पंचायत में ना तो पति पत्नी को साथ रखने को तैयार हुआ, ना ही प्रेमी गुरफान शादी के लिए राजी हुआ। पंचायत ने भी हाथ खड़े करते हुए दोनों पक्षों को अपने अपने निर्णय लेने को कह दिया। इस फैसले के बाद लाडो गहरे सदमे में आ गई और एक और पति ने साथ छोड़ दिया तो दूसरी ओर प्रेमी ने भी मुंह मोड़ लिया। मानसिक आघात से टूट चुकी लाडो ने रात में खाना खाने के बाद जहर खा लिया। परिजनों के द्वारा उसकी बिगड़ती हालत देख उसे तत्काल रेफरल अस्पताल अमरपुर ले जाया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया। वहीं इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
यूपी के कुशीनगर में एक दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात हमलावरों ने मां बेटी पर देर रात ज्वलनशील पदार्थ से हमला कर दिया। यह घटना रामकोला थाना क्षेत्र के मोरवन इमलिया टोला गांव की है। बताया जा रहा है कि 55 वर्षीय लीलावती और उनकी 25 वर्षीय बेटी काजल यादव गर्मी के कारण रात में घर की छत पर सो रही थी, जबकि पिता प्रभुनाथ बाहर बरामदे में सोए हुए थे। देर रात अचानक चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के लोग और परिजन मौके पर पहुंचे। हमले में दोनों मां बेटी गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें तत्काल रामकोला सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। क्षेत्र रामकोला के मुरवन इमलिया गांव में अभिषेक यादव पुत्र प्रभुनाथ यादव के द्वारा एक तहरीर दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि इनकी बहन रात्रि में 1:30 बजे के आसपास अपने घर में सो रही थी। उस समय किसी के द्वारा जो है ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया और उसके पश्चात जो है इनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे मृत्यु हो गई है। तहरीर में इनके द्वारा 2 व्यक्ति पे जो है शक जाहिर किया गया है, जिनका नाम अभिमन्यु यादव है और छोटू कुशवाहा है। पुलिस की जो है 5 टीमें लगी हुई हैं इनकी शीघ्र गिरफ्तारी के पश्चात जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में आत्मसमर्पित माओवादियों की जिंदगी अब नई दिशा में आगे बढ़ रही है। चौगेल पुनर्वास केंद्र में उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। यह पहल न केवल उनके जीवन को बदल रही है, बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश भी दे रही है। जिन हाथों में कभी बंदूक हुआ करती थी, आज वही हाथ काष्ठ शिल्प, सिलाई और अन्य तकनीकी हुनर में दक्ष हो रहे हैं। चौगेल कैंप में 40 आत्मसमर्पित माओवादियों को काष्ठ शिल्प, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइविंग, सिलाई और राजमिस्त्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर अहम बातचीत होने वाली है। यह वार्ता पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के होटल सेरेना में होगी। इसके लिए अमेरिकी डेलीगेशन शुक्रवार को इस्लामाबाद पहुंचेगा। इस बैठक में अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वैंस टीम का नेतृत्व करेंगे। इसमें अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटफॉक और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी शामिल होंगे, जबकि ईरानी डेलीगेशन के वार्ता में शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार है। इस बातचीत को आगे की शांति प्रक्रिया के लिए माना जा रहा है। इस बड़े इवेंट से पहले पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद में 2 दिन की छुट्टी भी घोषित की है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान के साथ सीधे बातचीत शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। תושבי הצפון היקרים, אני גאה בכם. אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. הם גם הביאו לשינוי לקשרים שלנו עם מדינות, קשרים שלא היו בעבר. לאחר פניות חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג 2 יעדים. אחד, פירוק חיזבאללה מנשקו, והשני, הסכם שלום היסטורי, בר קיימא, בין ישראל ללבנון. ישראל חזקה מאי פעם, איראן חלשה מאי פעם. אני כבר הבאתי 4 הסכמי שלום עם מדינות ערב, אני מתכוון להביא עוד. שלום אמיתי, שלום מתוך עוצמה. तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।